मिसलेनियस एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे और उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल हमको मिल रहा है एग्जाम्पल नंबर 11 एग्जाम्पल है, मैं पढ़ता हूँ, आप भी अपनी बुक्स में देखिए और देखिए कि क्या लिखा हुआ है। लिखा है परवलय y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax और उसके नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। एक परवलय आपको दिया गया है यहां पे और ये परवलय y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। क्वेश्चन में बोला गया है कि ये परवलय है और इसका नाभिलंब है। नाभिलंब तो आप जानते ही होंगे। तो परवलय और उसके नाभिलंब जो बनेगा उससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको पता लगाना है। बस इतना सा आपको क्वेश्चन दिया गया है और कुछ नहीं दिया उन्होंने। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए। ये जो पैराबोला आपको दिया गया है y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, ये परवलय की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। और अगर ये परवलय की स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो इसके बारे में तो लगभग सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं अपनी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में डिटेल निकालना हमारे लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड पैराबोला है और ये सब आपको पता है। सबसे पहली बात तो इसकी अक्ष क्या होगी, y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। याद करें इसकी अक्ष होती है x अक्ष और इसका जो फेस होता है वो किस तरफ रहेगा, तो y स्क्वायर पॉजिटिव 4ax मीन्स पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ रहेगा फेस। अगली चीज कि इसका शीर्ष कितना होगा, शीर्ष के निर्देशांक इसके क्या होंगे। y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax के शीर्ष 0,0। एक चीज आज और हम लोगों को पता लगानी पड़ेगी, नाभि किसको नाभि का निर्देशांक इसका क्या होगा। y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax का फोकस आपको याद आना चाहिए, ये a,0 इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। और नाभिलंब का समीकरण, क्योंकि यहां पर उन्होंने नाभिलंब का जिक्र किया है तो इसके बारे में भी जानकारी हासिल करना बेहद जरूरी है। नाभिलंब का समीकरण, नाभिलंब किसको कहते हैं, सबसे पहले तो अंग्रेजी में इसे हम लेटस रेक्टम बोलते हैं। होता क्या है, नाभिलंब परवलय की नाभि से होकर जाएगा और अक्ष पर लंब होगा। अक्ष मतलब एक्स अक्ष, क्योंकि इसकी अक्ष एक्स अक्ष है, तो परवलय की नाभि से होकर जाएगा और उसकी जो अक्ष है एक्स अक्ष उस पर लंब रहेगा। ऐसी रेखा परवलय की नाभिलंब होती है। और ये जो आप देख रहे हैं इक्वेशन पैराबोला की, इसका जो नाभिलंब होता है, क्योंकि नाभि से होकर जाएगा अक्ष पर लंब होगा, एक्स अक्ष पर लंब होगा, इसका मतलब y अक्ष के समांतर होगा। अब y अक्ष के समांतर है, a,0 से वो लाइन होके जाएगी तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू a। ठीक है, ये सब स्टैंडर्ड इक्वेशन के ही हैं, मैंने वही सारे के सारे यहां नोट कर दिए हैं। अब हमने इसका फिगर बना लेना है। आप देखिए आज ये बड़ा आसान है, इसके अलावा कोई लाइन वगैरह नहीं दी है उन्होंने। ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश, ये वाई है और यहाँ पे हम वाई डैश ले लेते हैं। ये ओरिजिन पॉइंट है ओ, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0। यहाँ पर ये पैराबोला मुझे बनाना पड़ेगा, y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। ये पैराबोला हमने बना लिया, y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, इसकी नाभि कहां पर होगी, नाभि कहां पर है, a,0, तो यहां पर ये a,0 पॉइंट कहीं पर आएगा, क्योंकि a,0 टाइप का पॉइंट तो x एक्सिस पर ही आएगा ना। a,0 नाभिलंब इसका बनाना है। तो जैसा कि हमने देखा नाभिलंब x अक्ष पर लंबवत होगा, इसका मतलब y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर अगर नाभिलंब होगा तो बेटा इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू a। प्लीज इस बात को फिर से आप ध्यान दीजिए, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x इज इक्वल टू h
और x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y इज इक्वल टू के। तो जो नाभिलंब है वो x अक्ष पर लंब है, इसका मतलब y अक्ष के समांतर है, और अगर y अक्ष के समांतर है तो फिर x इज इक्वल टू h टाइप का होगा। ये आप इसको सही कर लीजिएगा। नाभिलंब अब हमको ड्रॉ करना है। तो अभी मैंने नाभिलंब के बारे में क्या बताया? नाभिलंब एक ऐसी लाइन होती है जो नाभि से होकर जाती है और अक्ष पर लंब होती है। ये नाभि है, फोकस, इसको हम F से लिखते हैं। तो अब एक नाभिलंब आपको बनाना है, तो नाभिलंब के लिए मैंने क्या डिटेल बताई आपको कि नाभि से होकर जाएगी वो लाइन और उसकी अक्ष जो कि x अक्ष है उस पर लंब रहेगी। तो नाभि से होकर जाएगी और x अक्ष पर कैसी होगी? लंबवत, मतलब ऐसे ही तो बनेगी y अक्ष के समांतर। इस टाइप का ये एक लाइन बना लेंगे हम, और ये जो लाइन बनेगी यही इस परवलय का नाभिलंब होगा। नाभिलंब की इक्वेशन क्या होगी वो हमने लिखी हुई है। नाभिलंब की इक्वेशन x इज इक्वल टू a। ठीक है, अब देखिए मैंने पैराबोला भी बना लिया, मैंने ये नाभिलंब भी बना लिया। ये जो लाइन बेटा आप देख रहे हैं ये नाभिलंब है, दैट इज लेटस रेक्टम, दिस इज फोकस, और ये नाभिलंब की इक्वेशन x इज इक्वल टू a। सारा कुछ हमको पता है। अब फिर से अपने क्वेश्चन को याद करिए। इसमें लिखा है परवलय और नाभिलंब से घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए। तो बेटा ये परवलय आप देख रहे हैं, ये नाभिलंब आप देख रहे हैं, परवलय और नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए। तो अब आपको इसमें समझ में आ रहा है कौन सा हिस्सा आपको चाहिए। इसका नाम O, इसका नाम F, इसका हम A रख देते हैं, इसका नाम हम B रख देते हैं। तो जो हमारा अभीष्ट क्षेत्र है वो परवलय और नाभिलंब से घिरा हुआ है। कहाँ है वो? परवलय भी होना चाहिए, नाभिलंब भी होना चाहिए। आप देखें ये जिस क्षेत्र को हम छायांकित कर रहे हैं यही आपका रिक्वायर्ड रीजन है, और इसी रीजन का आपको एरिया फाइंड करना है। ये जिसको हमने ऐसा छायांकित करके दिखाया है, ऐसा लाइन उसमें खींच के दिखाई है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड रीजन। तो सबसे पहले हम इसको नोट कर लेते हैं कि हमारा अभीष्ट क्षेत्र कौन सा है। बेटा देखो भैया कौन सा अभीष्ट क्षेत्र आया? आकृति, नाम बताइए, O B F A O। ये पूरे का एरिया चाहिए ना आपको, तो यही आकृति हमारा अभीष्ट क्षेत्र है। आकृति O B F A O, यही आकृति अभीष्ट है और इसी का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, अब सभी ध्यान से इधर देखेंगे, पूरा इसका बेटा एरिया चाहिए आपको। हम इसके लिए एक तरीका अपनाएंगे। क्या करेंगे? आप अगर गौर से देखेंगे तो ये एक्स एक्सिस आप देख रहे होंगे, हमारा जो भी रिक्वायर्ड रीजन है वो एक्स एक्सिस पर सिमेट्रिक है। एक्स एक्सिस पर सिमेट्रिक है मींस जितना वो एक्स एक्सिस के ऊपर है उतना ही वो एक्स एक्सिस के नीचे है। तो हम क्यों ना एक काम कर लें, हम या तो इस टुकड़े का एरिया निकाल लें या तो इस टुकड़े का एरिया निकाल लें, किसी एक का निकाल के हम क्या कर दें, डबल, तो आंसर आ जाना चाहिए, है कि नहीं। उसके लिए पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता आपको नहीं है। दो टुकड़े आपको दिखाए मैंने, एक ऊपर वाला और एक ही नीचे वाला, इन दोनों में से किसी एक एरिया आप फाइंड आउट करिए और उसका डबल कर दीजिए तो वो भी आ जाएगा साथ में। तो हम किसका निकाल के डबल करेंगे, आंसर है ये ऊपर वाला, एक्स एक्सिस के जो ऊपर है ना ये वाला हिस्सा, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे और डबल कर देंगे बस। तो अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए, उसके लिए क्या कर रहे हैं, डबल करना चाहते हैं आप। किस क्षेत्र का डबल करेंगे, आंसर है आकृति ओ एफ ए
ओ का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका डबल कर देंगे। आकृति ओ एफ ए ओ का क्षेत्रफल, ये समझ नहीं आया आप लोगों को? आ गया ना कि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमारा पूरा का पूरा फिगर सिमेट्रिक है, इसलिए आप किसी भी एक पार्ट का निकाल लो और उसका डबल कर दो बस। तो हम किस आकृति का निकाल रहे हैं? आकृति ओ एफ ए ओ, इस वाली आकृति का निकालेंगे और डबल कर देंगे तो ये भी उस पे आ जाएगा, डबल करे दे रहे हैं। अभीष्ट क्षेत्र के क्षेत्रफल को हम ए ले लेते हैं, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ इस आकृति का एरिया हमको फाइंड करना है। आप देखिए, आप चाहो तो एक्स एक्सिस से निकालो, आप चाहो तो वाई एक्सिस से निकालो। मैं बताऊं कि यहां पर वाई एक्सिस की ओर से इस एरिया को फाइंड आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, तो हम एक्स एक्सिस की ओर से ही निकालते हैं। आने को वाई एक्सिस की ओर से भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा प्रोसीजर लॉन्ग रहेगा, इसलिए आप परेशानी मत करिए, सीधे एक्स एक्सिस से निकाल लीजिए। उसके लिए हमने एक्स एक्सिस की ओर ऐसे ऊर्ध्वाधर पट्टियां बना ली, और अगर हमने ऊर्ध्वाधर पट्टियां बना ली तो हर पट्टी की चौड़ाई हमने dx मान लिया, और अब इसी के हेल्प से निकालेंगे। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमने किस तरीके की स्ट्रिप्स बनाई हैं? हमने वर्टिकल स्ट्रिप्स बनाई हुई हैं, ऊर्ध्वाधर पट्टियां बनाई हुई हैं। क्या फॉर्मूला लगाइएगा आप इस पे? y इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स। वाई कहां से लाएंगे निकाल के? तो ये देखो कि जब आप पट्टी की दिशा में चलते हो तो ये एरिया किसके नीचे का है? ये पैराबोला के नीचे का ही तो बेटा क्षेत्रफल है, तो आप y लाओगे पैराबोला से ही लाओगे, y की वैल्यू पैराबोला से ही y की वैल्यू लाओगे। अब लिमिट्स भी आपको देखनी है। आप देखिए, यहां पर dx दिख रहा है हमको, इसलिए लिमिट्स हमको कौन सी अक्ष पे ढूंढनी है? जाकर के एक्स एक्सिस पे ही ढूंढनी है, और कहीं नहीं ढूंढनी, वाई पे नहीं ढूंढेंगे, जाके एक्स एक्सिस पे लिमिट ढूंढनी है और एक्स की ही वैल्यू उठानी है वहां से। अब आप देखिए, एक्स एक्सिस पे जिस एरिया की मैं बात कर रहा हूं वो स्टार्ट कहां से हुआ है? क्या यहां से वो एरिया स्टार्ट हो गया? यहां से, तो यहां से स्टार्ट हो गया, यहां से स्टार्ट हुआ, और अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग चलते जाएं तो इसके बाद नहीं है अब वो, तो यहां से स्टार्ट और यहां पे क्या हो गया? खत्म हो गया। तो यहां पर जो x की वैल्यू 0 है, दिस विल बी द लोअर लिमिट, और यहां पर x की जो वैल्यू a है, दिस विल बी अवर अपर लिमिट। सो फ्रॉम 0 टू a। ओके, नहीं समझ आया आपको? अब रख दीजिए इस पे वैल्यूज, 2 लिखा, इंटीग्रेशन y फ्रॉम पैराबोला, y की वैल्यू यहां से निकालोगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, देन y इज इक्वल टू 4, स्क्वायर रूट करना रहेगा, 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2, a का अंडर रूट a, x का भी अंडर रूट x, और उसके साथ हमने dx फ्रॉम 0 टू a, देन a इज इक्वल टू 2 2 आर 4, अंडर रूट a, अंडर रूट मैंने बाहर ले लिया क्योंकि ये कांस्टेंट है। अंदर क्या बचेगा? अंडर रूट x। अंडर रूट x को मैं लिख सकता हूं x टू द पावर 1/2 dx फ्रॉम 0 टू a, देन a इज इक्वल टू 4 अंडर रूट a इंटू x टू द पावर 1/2 को इंटीग्रेट करना है अब आपको। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन का आप लोग? x टू द पावर n का फॉर्मूला यूज करना है। तो फॉर्मूले में होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और उसके बाद फ्रॉम 0 टू a, ये लिमिट्स भी अप्लाई करनी है हमको। और देखिए, a इज इक्वल टू 4 अंडर रूट a अंडर रूट a, इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 फ्रॉम 0 टू a। देखिए 1/2 में 1 प्लस करेंगे, आप सबको आता है फ्रैक्शंस का एडिशन,
2 1s are 2 plus 1, 3/2. Here again 2 1s are 2 plus 1, 3/2. ये नंबर पलट जाएगा क्योंकि इसका ब्रैकेट के अंदर कोई यूज नहीं है, बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट टर्म और लिमिट को अप्लाई करते समय इसका कोई यूज नहीं है। तो ये नंबर पलटेगा और बाहर आ जाएगा। 2 ऊपर हो जाएगा, 3 नीचे। अब 2 ऊपर होगा तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेगा। 8/3 अंडर रूट ए, अंदर में केवल x टू द पावर 3/2 बचेगा। अब वहां लिमिट अप्लाई कर दीजिए। तो पहले x की जगह पे अपर लिमिट लिखेंगे, तो x की जगह अपर लिमिट लिखेंगे तो 8 टू द पावर 3/2 माइनस, अब इसी x की जगह लोअर लिमिट लिखेंगे 0 टू द पावर 3/2, 8/3 अंडर रूट a टू द पावर 3/2। अब a टू द पावर 3/2 आपको सॉल्व करना है। आपको याद करिए, जब भी पावर 3/2 आई है हमने आपको एक बड़ी आसानी से उसको कैलकुलेट करना बताया है। हमने 2 बातें बताई, आप 2 तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो पहले आप इसका क्यूब कर लें, इसके बाद स्क्वायर रूट निकाल लें, वर्गमूल निकाल लें उसका, या तो पहले वर्गमूल कर लें बाद में क्यूब कर लें आप उससे। और ये क्यों, अगर आप ये जानना चाहते तो मैं फिर से आज एक बार बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। a टू द पावर 3/2 है, इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूं ना, देखिए हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। पावर को पावर से फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 1s are 3/2, फिर से वही आ जाएगा। माइनस 0 टू द पावर 3/2 हटा दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है अभी। सॉरी, a इज इक्वल टू 8/3 अंडर रूट a। अब a टू द पावर 1/2, इसका क्या मतलब है? अंडर रूट a टू द पावर 1/2 का क्या मतलब है? अंडर रूट a, और अंडर रूट a को पावर 3 लगी हुई है यहां पर, अंडर रूट a टू द पावर 3। इसको कैलकुलेट करना है आपको, देन इट विल बी 8/3 अंडर रूट a। अंडर रूट a टू द पावर 3 मीन्स अंडर रूट a इंटू अंडर रूट a इंटू अंडर रूट a। अंडरस्टैंड? नहीं समझ आया? अब इसे सॉल्व कर लें। a इज इक्वल टू 8/3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने से क्या आएगा? a, फिर इन दोनों से मल्टीप्लाई कराने से क्या आएगा? a मल्टीप्लाइड बाई a, ये a स्क्वायर बन जाएगा, और इस तरीके से अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल आपका आ जाएगा 8/3 a स्क्वायर। समझ आया? और अगर आप चाहें तो इसको याद भी कर सकते हैं कि अगर कोई पैराबोला है आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का स्टैंडर्ड पैराबोला, तो उस परवलय और उसके नाभिलंब के बीच जो भी पोर्शन होता है उसका क्षेत्रफल 8/3 इंटू a स्क्वायर हुआ करता है। ये रिजल्ट आपको आपके कॉम्पिटिटिव लेवल्स पे बहुत फायदा कर सकता है। वहां पर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वहां पर टाइम आपके पास बहुत कम रहता है। तो अगर आप ऐसा करके पूरा सॉल्व करने बैठोगे, सो इट विल टेक टू मच टाइम। वहां पर हमको सिर्फ टिक करना रहता है। तो अगर आपने को रिजल्ट याद है तो आप तुरंत का तुरंत ऑप्शन टिक कर सकते हो। ठीक है, तो अब आप इसे नोट कर लीजिए। मिसलेनियस एग्जाम्पल से चल रहे हैं और उसमें एग्जाम्पल नंबर 12 पे है। रेखा y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, एक लाइन दी गई है एंड इट्स इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, x अक्ष एवं कोटियों x इज इक्वल टू -1 एवं x इज इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। देखें, एक रेखा दी गई है y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, कोटियां दी गई है x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 1। उसके साथ उन्होंने x अक्ष भी बोला हुआ है। चलिए अभी x अक्ष बनाएंगे तो हमको वहां से पता लग जाएगा। आपको इनसे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप कैसे करेंगे इसको? उसके लिए हमको क्या करना रहेगा? फिगर पहले तो ड्रॉ करना है, और फिगर ड्रॉ करने के लिए लाइन कैसे बनेगी इसके बारे में जानकारी हासिल करनी है। कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट्स को ये बड़ा आसान लगता है। उनको लगता है कि y की वैल्यू ये दी गई है, x की 2 वैल्यूज दी गई हैं,
तो उनको ये लगता है कि मैं तुरंत ऐसे कर सकता हूं, y dx फ्रॉम -1 टू +1। लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता। अभी आप देखेंगे कि ऐसा नहीं कर पाएंगे हम लोग। क्यों? अभी मैं जब फिगर ड्रॉ करूंगा तो आपको पता लगेगा। सबसे पहले इस रेखा के बारे में जानकारी मुझे हासिल करनी है। लाइन है y इज इक्वल टू 3x + 2। अब इस लाइन को मुझे ड्रॉ करना है, तो कौन सा मेथड है आपके पास जो लाइन की डिटेल बता दे हमको? बहुत सारे मेथड्स हैं। एक तो अंताखंड रूप वाला भी है, एक x अक्ष को काटता है वो वाला मेथड भी है, और एक हम y इज इक्वल टू mx + c वाला मेथड भी हमारे पास है। सबसे बेस्ट मेथड मुझे लगता है कि यदि रेखा x अक्ष को काटती है तो, यदि रेखा x अक्ष को काटती है तो बेटा अगर लाइन x अक्ष को काटेगी तो उसमें y वाला पोर्शन कैसा होगा? 0। ये लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया है कि x एक्सिस पर जितने भी पॉइंट होते हैं सबका y कोऑर्डिनेट 0 रहता है। अगर y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा तो यहां सॉल्व करिए, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की जगह 0 लिखेंगे, 3x + 2। अब 2 इधर लाएंगे तो -2 हो जाएगा, फिर 3 अपॉन में आ जाएगा। x इज इक्वल टू -2/3। तो x इज इक्वल टू -2/3। रेखा का x अक्ष से कटान बिंदु निकल के आ गया। अब यदि रेखा y अक्ष को काटती है, यदि रेखा y अक्ष को काटती है, अगर y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी तो y एक्सिस पर जितने भी पॉइंट होते हैं सबका x कोऑर्डिनेट 0 रहता है, तो x कोऑर्डिनेट 0 लिख देंगे हम। अब x कोऑर्डिनेट 0 लिख देंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 0 हो जाएगा, y 2 आ जाएगा, तो ये पॉइंट आ गया। इसका मतलब है कि ये वाली जो लाइन है वो x एक्सिस को -2/3, 0 पर इंटरसेक्ट करती है और y एक्सिस को 0, 2 पर इंटरसेक्ट करेगी। अब ये दो लाइंस और हमें बची है हमारे पास, इनके बारे में भी जरा थोड़ा सा जानकारी पता लगा लेते हैं। x इज इक्वल टू -1, ये किस प्रकार की लाइन है? x इज इक्वल टू h टाइप की, और x इज इक्वल टू h टाइप की लाइन। आप देखो x इज इक्वल टू h, ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी, y अक्ष के समांतर तथा -1 दूरी से जाती है, -1 दूरी से गुजरती है। थर्ड लाइन x इज इक्वल टू 1 है, इसको भी थोड़ा आप देखें, इसका भी तो टाइप बेटा यही x इज इक्वल टू h टाइप की लाइन है। अगर x इज इक्वल टू h टाइप की लाइन है तो ये भी फिर y एक्सिस के पैरेलल होगी, और +1 है तो +1 डिस्टेंस से जाती है। यहां पर लिखेंगे y अक्ष के समांतर +1 दूरी से गुजरती है। और एक तीसरा जो उन्होंने दिया हुआ है x एक्सिस बोला है, तो वो तो अभी हम फिगर बनाएंगे तो उसमें x एक्सिस बनाना ही है हमको। बस लाइन की डिटेल निकाल ली, इन दोनों लाइंस की भी हमने पता लगा ली। अभी वी आर रेडी टू मेक द डायग्राम, तो यहां पर हम डायग्राम बनाते हैं। दिस इज x एक्सिस, y x डैश एंड दिस इज y डैश। ओरिजिन पॉइंट O जिसके कोऑर्डिनेट आप जानते हैं 0, 0 होते हैं, और O से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं 0, कोऑर्डिनेट्स है, O से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले इस लाइन के बारे में बात करिए। ये लाइन x एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट करती है? -2/3, 0, -2/3 है। इसका मतलब है ये ओरिजिन पॉइंट से राइट साइड में होगा या लेफ्ट साइड में होगा? नेगेटिव है, सो इट विल बी सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिन।
कहां पर आएगा? यहां पर. व्हाट इज दिस पॉइंट? दिस इज -2/3, 0. ओके, x इज इक्वल टू -1. ठीक है, इसको थोड़ा सा हम और पीछे कर लेते हैं. x डैश, लेट दिस पॉइंट बी -2/3, 0. ओके, अच्छा, यही वाली लाइन x अक्ष को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, y एक्सिस को कहां पर करती है? 0,2. 0,+2. +2 इधर ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ. +2 है तो हम यहां मान लेते हैं कहीं उसको, या आप यहां पर मान लो 0,+2. So these are the 2 points from where this line is going, this line is passing through. यही वो 2 पॉइंट है बेटा जिन पॉइंट से ये वाली लाइन पास होती है. तो अगर मैं दोनों पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन बना दूंगा तो वो कौन सी वाली लाइन बन जाएगी? y इज इक्वल टू 3x + 2 लाइन बन जाएगी. बना लेते हैं जरा इसको. ये जो लाइन हमने बनाई ये कौन सी लाइन है बेटा? ये लाइन है y इज इक्वल टू, इधर नहीं बनाते हैं, ऐसा इधर बना देते हैं. इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x + 2. ये लाइन हमने बना दिया क्योंकि लाइन x अक्ष को यहां और y अक्ष को यहां काटती थी, उसके हेल्प से हमने इक्वेशन फिगर बना दिया. अब x इज इक्वल टू -1 आइए, y अक्ष के समांतर है और -1 डिस्टेंस से जाती है. बेटा y एक्सिस ये है ना, इसके समांतर. समांतर का मतलब तो लाइन ऐसी ही आनी चाहिए. अब -1 डिस्टेंस से जा रही है, वो -1 डिस्टेंस कहां मिलेगी? ओरिजिन पॉइंट के राइट जाना पड़ेगा या लेफ्ट जाना पड़ेगा? लेफ्ट जाना पड़ेगा बिकॉज डिस्टेंस इज नेगेटिव. ठीक है, -1. हाँ, फिर से ध्यान से देखिए जरा. अभी अभी आपने मुझे बताया फॉर -1 डिस्टेंस यू हैव टू गो द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस ओरिजिन. लेफ्ट में जाना पड़ेगा, आपने मुझे बताया. ठीक, अब बताइए लेफ्ट में मैं यहां तक आऊं, यहां तक आऊं, या इसको पार करके यहां निकल जाऊं? पार करके निकल जाऊं. क्यों पार कर दूं भैया? हाँ, क्योंकि ये है 2/3 विच इज 0.66 डिस्टेंस. अगर आप 2/3 को सॉल्व करें, 3 से 2 को डिवाइड करेंगे, इट विल बी 0.66 डिस्टेंस. लेकिन ये डिस्टेंस कितना है? ये तो 1 है. 0.66 डिस्टेंस 1 से कैसा होगा छोटा, 1 उससे कैसा होगा बड़ा. तो ये 1 इधर नहीं रहेगा, इस पॉइंट के इधर आ जाएगा क्योंकि 6.66 से कैसा निकलेगा? बड़ा. तो ये इधर की तरफ आ जाएगा. सपोज ये डिस्टेंस यहां पर मिलता है हमको. कितना डिस्टेंस? -1. अगर ये डिस्टेंस -1 है और यहीं से लाइन होकर पास होगी y अक्ष के समांतर, ऐसे. ये लाइन हमारी आ गई x इज इक्वल टू -1. अगर ये लाइन x इज इक्वल टू -1 है तो क्या आप मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं? x इज इक्वल टू -1 है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा -1,0. ठीक, अच्छा, एक और लाइन बची है x इज इक्वल टू 1 जो कि y अक्ष के समांतर ये भी है, +1 डिस्टेंस से जाती है. y अक्ष के समांतर बनानी तो ऐसे ही है हमको. अब राइट साइड से जाएगी या इसके लेफ्ट से जाएगी? राइट. क्यों? क्योंकि इसके डिस्टेंस कैसी है? +1 और y एक्सिस के पैरेलल प्लस डिस्टेंस राइट साइड पे आपको मिलेगी. +1 डिस्टेंस बेटा हम मान लेते हैं यहां पर आती है. इधर इतनी डिस्टेंस पर +1, इधर इतनी डिस्टेंस पर +1, पर फिगर ज्यादा वैसा हो जाएगा इसलिए +1 हम यहीं पर मान लेते हैं. मान लिया कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 1. अगर ये 1 है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1,0 और लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है.
लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, वाई एक्सिस के पैरेलल भी है और यहां से पास भी हो रही है। ठीक है, ये कौन सी लाइन मैंने बना दिया? ये मैंने लाइन बना दी x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब एक बार जल्दी से बता दीजिए ये कौन सी लाइन है? y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। ये कौन सी लाइन है? और ये वाली x इज इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे इन्हीं से बाउंडेड रीजन का एरिया पता लगाना है। कहां है वो रीजन जो इन लाइंस से बाउंडेड हो? लिखा हुआ है रेखा y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 कॉमा x अक्ष भी उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए एवं कोटियों x इज इक्वल टू -1 एवं x इज इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ये लाइंस भी आनी चाहिए, x एक्सिस भी उस पर शामिल होना चाहिए। आपको दिख रहा है कोई हिस्सा इसका रीजन? मुझे तो दिख रहा है, देखिए मैं भी आपको शो करता हूं। एक तो ये है और दूसरा पूरा यहां से यहां तक। आप ध्यान से देखिए, ये वाला पोर्शन में भी y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 है और x इज इक्वल टू -1 है और x अक्ष भी इसमें शामिल है। हाँ, ये x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 1 और x अक्ष, चारों चीजें एक ही रीजन में आपको एक साथ नहीं मिलेंगी कहीं पर। चाहे ढूंढ लीजिए, आपको एक साथ तो कहीं नहीं मिलेंगी। तो एक रीजन मिलेगा जिसमें ये लाइन होगी, ये लाइन होगी और x अक्ष होगा। वो कौन सा हिस्सा है? ये वाला। एक हिस्सा होगा जिसमें ये लाइन मिलेगी, ये होगा और x अक्ष होगा। वो कौन सा है? ये वाला पूरा हिस्सा। देखो y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 है, x इज इक्वल टू 1 है और x एक्सिस है। तो इस तरह से आपको दो टुकड़े यहां पर मिलेंगे और अगर आपको पूरा हिस्सा चाहिए तो पूरे का एरिया निकालना पड़ेगा आपको। उससे भी पहले हमको ये लिख देना चाहिए कि हमारा अभीष्ट क्षेत्र कौन सा है। क्या आपको फिगर समझ में आ गया? सभी को आ गया ना? अब हम इनके कुछ नाम कर देते हैं। O, इसका नाम रख दो A, B, C, यहां पर D और इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं E। तो अभीष्ट क्षेत्र कौन सा है? अभीष्ट क्षेत्र दो है यहां पर, एक त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज ADE। दो हमारे पास अभीष्ट क्षेत्रफल हैं, त्रिभुज ABC एंड ट्रायंगल ADE। और इन्हीं दोनों का एरिया हमको पता लगाना है, ABC का भी ADE का भी एरिया पता लगाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं एरिया फाइंड आउट करना। अब हम यहां लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल। यहां से मैं इसको नोट कर देता हूं। अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? आप त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस उसके साथ त्रिभुज ADE का भी क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्र के क्षेत्रफल को हम A से लिख देते हैं। त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल की बात करते हैं। ABC, ये जो छोटा सा त्रिभुज यहां दिखाई दे रहा है, इसका एरिया निकालने के लिए बेटा हम इसमें ऊर्ध्वाधर लाइन ऐसे खींचेंगे और इसका एरिया फाइंड करने के लिए भी हम ऐसा ऊर्ध्वाधर स्ट्रिप्स इसमें बनाएंगे। इस तरह की इसमें हम ऊर्ध्वाधर पट्टियां बना लेंगे और हर पट्टी की चौड़ाई हम कितनी मान लेते हैं? dx। यहां पर भी ये चौड़ाई x एक्सिस पर हमने dx मान ली है। तो त्रिभुज ABC का एरिया कैसे निकलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि ऊर्ध्वाधर पट्टी बनी हुई है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? y dx। ये y आप कहां से लाएंगे? आप बता सकते हैं? वैसे तो हमारे पूरे जो क्वेश्चन है उसमें एक ही जगह y है,
तो यहीं से लाना रहेगा। और अगर आप ऐसे भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, आप इस लाइन से ऊपर चलना स्टार्ट करिए तो इस लाइन के ही नीचे का तो एरिया है ये। एक्स अक्ष तक अगर देखेंगे तो इसी लाइन से घिरा हुआ एरिया तो है, तो इसी लाइन से हम y की वैल्यू लाएंगे। ये लाइन कौन सी है? y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। आप चाहें तो इसे लाइन नंबर 1 नाम दे दें, जिससे आपको क्लियर हो जाए। लिमिट्स कहां से कहां तक यूज होंगी इस पे? एक्स अक्ष से लिमिट हमको लेनी है, एक्स की वैल्यूज लेनी है। चलना स्टार्ट करिए एक्स अक्ष पर। यहां से त्रिभुज ए बी सी में ये वाला जो पूरा का पूरा ट्रायंगल है एक्स अक्ष पर यहां से स्टार्ट हुआ, और जब हम एक्स अक्ष पर चलते चले गए यहां पर खत्म भी हो गया। ये वाला टुकड़ा इसके बाद तो नहीं है ना, और ये वाला टुकड़ा इससे पहले भी नहीं था। तो यहां पर जो x की वैल्यू होगी वो लोअर लिमिट होगी, और यहां पर जो x की वैल्यू होगी वो अपर लिमिट होगी। तो लोअर लिमिट इस टुकड़े की क्या बनेगी? -1। अपर लिमिट -2/3। क्या ऐसा करने से एरिया आ जाएगा? नहीं आएगा ऐसे करने से एरिया। हाँ जी, कैसे आएगा? पूरा तो नहीं आएगा, इतने का आ जाएगा, इतने का भी अभी नहीं आएगा। देखिए ध्यान से, अगर आपने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा तो आप याद करिए, उसमें बताया गया था ये वाला जो त्रिभुज आप देख रहे हैं ये एक्स अक्ष के नीचे है। देख रहे हैं आप, एक्स अक्ष के नीचे है। और अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए उनमें से ऐसा कोई हमको कैलकुलेशन नहीं मिला था। तो अगर ये एक्स अक्ष के नीचे है तो यहां फंक्शन कैसा होगा? नेगेटिव। तो हम उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? उसके कैलकुलेशन के लिए हम इस पे दोनों तरफ मॉड लगा देते हैं, याद रख लीजिए। और अगर आपको नहीं याद है तो प्लीज आप उस वीडियो को देखें जहां पर आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स बताया गया है, उसका इंट्रोडक्शन बताया गया है। तो उसमें आप देखेंगे तो पता लगेगा कि अगर कोई भी हिस्सा, कोई रीजन एक्स एक्सिस के नीचे है तो जब उसका एरिया निकालने जाए तो सारा कुछ करने के बाद मॉडुलस लगा लें, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं लेते। और इसीलिए मॉडुलस हमने लगा लिया कि अगर एरिया इससे नेगेटिव आएगा भी तो मॉडुलस उसको क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, तो आगे जितने भी चित्र मिलेंगे जिनमें एक्स एक्सिस के नीचे वाले हिस्से का क्षेत्रफल निकालना होगा, उस सब का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम उसमें मॉडुलस लगा के रखेंगे। नहीं समझ आया? ध्यान रहेगा अभी। अब उसके साथ प्लस त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल ये भी एक्स अक्ष के साथ है। तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx, इसमें जो ये ऊर्ध्वाधर पट्टी बनी है ये भी आप देखें बेटा, इस लाइन के नीचे का ही तो एरिया है ये। तो जो y लाएंगे वो इसी लाइन से तो लाएंगे निकाल के, ये भी लाइन 1 से लाएंगे। अब लिमिट इसकी क्या होगी? एक्स अक्ष पर चलते जाइए, ये एरिया कहां से स्टार्ट हो रहा है? यहां से स्टार्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है वाकई में, क्योंकि हम त्रिभुज ADE का निकाल रहे हैं और ADE वाला ADE ये वाला त्रिभुज है। तो यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से हुआ, तो यहां पर जो x की वैल्यू होगी दैट विल बी अवर लोअर लिमिट -2/3। और किस ओर चलना है? y अक्ष की तरफ या x एक्सिस की ओर? x एक्सिस की ओर ही हमको चलते जाना है। और एरिया खत्म हो गया। अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे तो नहीं मिलेगा आपको। तो यहां पर जो x की वैल्यू होगी वो अपर लिमिट होगी 1। अब क्या यहां पर भी हम मॉडुलस लगाएं? क्यों लगाएं मॉडुलस? हम तो नहीं लगाना चाहते, इसलिए बिकॉज दिस इज अबव द एक्स एक्सिस, और अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो हमको मॉडुलस नहीं लगाना है। ठीक है, अब बस इसको कैलकुलेट करना है आपको। कैलकुलेट कर लेते हैं। a इज इक्वल टू मॉडुलस लगा दिया जाए, इंटीग्रेशन ऑफ लाइन 1 से y की वैल्यू बताइए, y की वैल्यू 3x + 2
dx लिमिट्स फ्रॉम -1 to -2/3 मॉडुलस लगा दिया, प्लस इंटीग्रेशन अगेन y फ्रॉम लाइन 1 इज इक्वल टू 3x + 2 dx फ्रॉम -2/3 to 1। कैलकुलेट करें, मॉडुलस लगा रहेगा। इसका इंटीग्रल क्या होगा? 3x, 3 के लिए 3, x के लिए होगा x² + 2, 2 के साथ dx आएगा, उसका इंटीग्रल x। यहां पर लिमिट फ्रॉम -1 to -2/3, मॉडुलस नहीं हटाएंगे भाई, प्लस यहां पर इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे आप, तो 3x का इंटीग्रल आएगा 3x² + 2x फ्रॉम -2/3 to 1। सॉल्व कर लीजिए और इसको मॉडुलस लगा रहेगा। लिमिट अप्लाई करें अब आप भाई, पहले सबसे पहले इसमें -2/3 लेनी है लिमिट्स। मॉडुलस ये लगाया, ये ब्रैकेट स्टार्ट किया। सबसे पहले x की जगह -2/3 लिखिए। ध्यान से देखे बेटा, 3/2 तो ये है, 3/2 x की जगह -2/3 लेना है और फिर इसका स्क्वायर करना है। तो -2/3 का स्क्वायर करेंगे, क्या मिलेगा? 4/9 और प्लस हो जाएगा। फिर आगे चले तो प्लस 2 × x की जगह -2/3 लिखेंगे। ध्यान से -2/3 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, -4/3, तो वो माइनस इस प्लस को क्या कर देगा? -4/3। अपर लिमिट अप्लाई हो गई, माइनस। अब लोअर लिमिट की बारी है, 3/2, x की जगह -1 लिखना है। -1 लिखने के बाद स्क्वायर करोगे, +1 मिलेगा आपको। नहीं लिखते या मल्टीप्लाई हुई तो होगा +1 का, प्लस लगाया, x की जगह -1 लिखोगे, -1 × 2 -2, तो वो माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, -2। पहले तो हमने ब्रैकेट बंद किया, उसके बाद मॉड्यूलस भी बंद किया, बहुत याद रखना है इसको। प्लस लगाया हमने, फिर से लिमिट अप्लाई करने की बारी आ गई, तो जहां जहां x है पहले आप 1 नोट करिए, तो 1 आप लिखेंगे, पहले यहां पर 1 लिखेंगे, 1 स्क्वायर करेंगे 1 × 3/2, प्लस यहां 1 लिखेंगे तो कितना आएगा 2, माइनस। अब ये -2/3 लिखनी है आपको, तो ये हमने लिखा 3/2, और बेटा x की जगह -2/3 लिखोगे, -2/3 लिखोगे, स्क्वायर करोगे इसका 4/9, प्लस फिर यहां -2/3 लिखने आओगे, तो -2/3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, -4/3, वो -4/3 इस प्लस को माइनस कर देगा, -4/3, ऐसा हो जाएगा। अब इसे हमने और थोड़ा सा कैलकुलेट करना है, उसके लिए हम ये लाइंस थोड़ी छोटी कर देते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा हमको ज़रूरत नहीं है, ये वाली लाइन सब लिखे हुए हैं, ठीक है। a = देखिए मॉड्यूलस हमने लगा दिया सबसे पहले, तो सॉल्व करिए। यहाँ 2 से इसको कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स में, 3 से इसको कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स में, 2/3 -4/3 -2/3। आगे हमने ये माइनस लगा दिया, 3/2 -2, 2 2s are 4, तो 3 - 4 -1/2। एक ये माइनस है और इसके अंदर से क्या आ रहा है -1/2, वो माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, +1/2। पूरा कैलकुलेशन आ गई इसकी, प्लस लगाया हमने। यहां पर आप देखिए, इसको सॉल्व करिए, 2 2s are 4 + 3, 4 + 3 7/2, माइनस देखो 2 से 2 2s are 4, 3 3s are 9, 2/3 -4/3, 2/3 -4/3 is again -2/3,
बेटा एक माइनस ये लगा हुआ है, एक माइनस 2/3 जो आने वाला है वो इसको प्लस बना देगा, ठीक है। और कैलकुलेट कर लीजिए, सॉरी मॉडुलस का साइन है ये, एलसीएम क्या होगा बेटा 6, 3 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस इसमें भी 6 एलसीएम लेना है, 2 3s are 6, 3 टाइम्स में डिवाइड हुआ, उस 3 को 7 से मल्टीप्लाई करवा देंगे 21, फिर 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे 4, a इज इक्वल टू -4 प्लस 3 -1/6, बट नाउ मॉड्यूलस स्टार्ट एक्टिंग, वो अपनी एक्टिंग स्टार्ट करेगा। क्या उसका एक्शन होता है? वो माइनस को क्या कर देता है, तो यहां -1/6 आया, लेकिन जब बाहर आएगा तो क्या आएगा +1/6, माइनस हट जाएगा उसका, प्लस ये आ जाएगा 25/6। इस तरह से द एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन विल बी 1/6 प्लस 25/6, दिस विल बी 26/6। आप चाहें तो थोड़े से कैंसिलेशंस कर सकते हैं, आप 2 से कैंसिल करेंगे 13 और यहां 3, a इज इक्वल टू 13/3 स्क्वायर यूनिट। ये क्षेत्रफल आया, इस जो भी हमने यहां पर छायांकित किया है उस भाग का ये एरिया आपको मिल गया। आप बताइए कहीं पर कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं है तो एक चीज और सुन लें, आगे से हमेशा याद रखेंगे, कभी भी कोई भी फिगर बनाइए और अगर उसका कोई भी रीजन एक्स एक्सिस के नीचे पड़ता है तो उतने का एरिया निकालने के लिए आपको क्या लगाना रहेगा, ठीक है। ये बहुत याद रखिए, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, सॉल्यूशन गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। तो नोट कर लें अब आप इसको। देखिए बेटा नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 13 हम पढ़ते हैं, आप भी देखें अपनी बुक्स में लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 0 एवं x इज इक्वल टू 2π के मध्य वक्र y इज इक्वल टू cos x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। एक कर्व आपको दिया है y इज इक्वल टू cos x और दो लाइन्स है x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2π। तो कर्व y इज इक्वल टू cos x का जो क्षेत्र इन दो लाइंस के बीच में पड़ता है उस पूरे का एरिया आपको निकाल के दिखाना है, ठीक है। ये हमारा इसमें यही हमको करना है। अब उसके लिए तो पहले मुझे y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब अगर आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्री में ग्राफ आपको बना के दिखाए जाते हैं, sin x का ग्राफ, cos x के ग्राफ, और सिर्फ वही नहीं, आपने जो क्लास 11th में वेव पढ़ी होगी जब, तो वेव में भी आपको साइनोसॉइडल ग्राफ बना के दिखाया जाता है, क्योंकि उसमें भी इक्वेशन आती थी y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन थी, तो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, साइन तो वहां भी आता था ना, तो उसका ग्राफ कैसा होता था याद कीजिए, मैं आपको थोड़ा ध्यान दिलाता हूं। साइन का ग्राफ कैसा होगा और कॉस का ग्राफ कैसा होगा, देखिए अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स है तो उसका ग्राफ कैसा होगा। हालांकि इसकी जरूरत हमको नहीं है, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि इसका ग्राफ कैसा बनाते थे। ओरिजिन पॉइंट से ऐसा लेंगे और इस तरीके का ग्राफ इसका बनते चला जाता है। यहां पर पॉइंट होगा x इज इक्वल टू 0, यहां पर होगा π/2, यहां पर पाई, इस जगह पर होगा 3π/2, यहां 2π, और ऐसे ही आगे चला जाएगा, ठीक है। π/2 फिर पाई, फिर 3π/2, फिर 2π, और ऐसा आगे जाएगा। लेकिन अगर आप cos x का ग्राफ बनाते हैं, y इज इक्वल टू cos x, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा,
उसका ग्राफ ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट नहीं होता है, उसका ग्राफ मैक्सिमम पोजीशन से स्टार्ट होता है। इस तरीके का उसका ग्राफ बनता है और उस ग्राफ में यहां पर तो x इज इक्वल टू 0 है, यहां पर x इज इक्वल टू क्या है π/2, यहां पर x इज इक्वल टू पाई, यहां पर ये 3π/2 और यहां पर आता है इसका 2π। ठीक है, तो ऐसे ही आगे चलते जाता है ग्राफ इस तरह से। अब क्वेश्चन के मुताबिक किसका ग्राफ चाहिए, cos x का चाहिए और उसमें भी x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 2π तक केवल हमको चाहिए। चलिए यहां बनाते हैं हम फिगर को। ये x एक्सिस बनाई, नेगेटिव x एक्सिस, ये y एक्सिस है और यहां की तरफ y डैश। तो ग्राफ तो अब आप समझ गए कैसे बनना है उसको। ऐसा बनेगा, फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसा जाएगा और यहां के बाद फिर ऐसा मुड़ेगा आकर के और आगे यही चलता रहेगा। साइन और कॉस दोनों के ग्राफ में केवल एक डिफरेंस है। कौन सा डिफरेंस? अगर मैं स्टार्टिंग पोजीशन आपको ना दिखाऊं तो आप कभी भी डिफरेंस नहीं समझ पाएंगे। आप देखें, इसका स्टार्ट होना कहां से हो रहा है, मैं छुपा लेता हूं, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, मैं छुपा लेता हूं। अब आप देखिए, और ये पॉइंट तो मैंने लिखे हैं, केवल ग्राफ की बात करिए, आपको एक जैसा ही लगेगा ग्राफ। तो अगर उसका स्टार्टिंग पोजीशन में हाइड कर लेता हूं तो उस समय दोनों का ग्राफ एक जैसा ही आपको दिखेगा। पॉइंट्स में डिफरेंस आएगा, जब आप लिखोगे तो डिफरेंस मिलेगा, अदरवाइज अगर वेव इसकी देखोगे तो सेम आपको दिखेगी। और वहां पर भी वेव में आपको ही बताया गया था, अगर आपको स्टार्टिंग पोजीशन ना दिखाई जाए तो चाहे वो cos x की वेव हो या sin x की वेव हो, दोनों सेम होते हैं, आप डिफरेंस नहीं पहचान सकते दोनों में, केवल स्टार्टिंग पोजीशन का फर्क होता है। sin x की वेव कहां से स्टार्ट होती है, मूल बिंदु से, मींस इक्विलिब्रियम पोजीशन से, जिसे आप साम्यावस्था बोलते थे। ठीक है, और कॉस वाली वेव कहां से स्टार्ट होती है, मैक्सिमम पोजीशन से, जिसे आप बोलते थे, कुछ बोलते थे एक्सट्रीम पोजीशन बोला था, तो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होती है। दोनों में केवल स्टार्टिंग पोजीशन का ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस यहां पर नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं x इज इक्वल टू 0 की बात करिए। x इज इक्वल टू 0 क्या है, x इज इक्वल टू 0 तो y एक्सिस है, तो कहां है ये तो ऑलरेडी बना हुआ है बेटा, x इज इक्वल टू 0। हाँ, थोड़े से पॉइंट कर देते हैं, यहां 0, यहां पर π/2, इस जगह बीच में पाई, यहां पर 3π/2 और फिर यहां पर क्या आएगा 2π। ठीक है, अगर हम पॉइंट के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, 0,0। इसके कोऑर्डिनेट बताइए, वेरी गुड, π/2, 0। इसके कोऑर्डिनेट बताइए, π, 0। इसके कोऑर्डिनेट 3π/2, 0। इसके कोऑर्डिनेट 2π, 0। क्लियर? अच्छा, हमको एक x इज इक्वल टू 0 लेना था, मिल गया। एक लाइन हमको लेनी है x इज इक्वल टू 2π। कहां बनेगी ये लाइन? दो बातें, x इज इक्वल टू 2π है, ये लाइन x इज इक्वल टू h जैसी है और y एक्सिस के पैरेलल होगी, तो y h के समांतर होगी और 2π वाले पॉइंट से पास होगी। अब आप देखें, y h के समांतर होगी, 2π वाले पॉइंट से पास होगी। 2π का पॉइंट उधर है ना, यहां से लाइन पास होगी, y h के समांतर और 2π वाले पॉइंट से जाएगी। ऐसी बना देते हैं एक लाइन हम। तो ये जो अभी अभी भैया लाइन हमने बनाई है बेटा, इसकी इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 2π, क्योंकि 2π, 0 से पास हो रही ना और y h के समांतर है,
ये लाइन आ गई। अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन हमको इस कर्व में x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 2 पाई तक का ही एरिया चाहिए बस। तो x इज इक्वल टू 2 पाई के बाद का एरिया हमको नहीं चाहिए। तो अब x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 पाई तक चाहिए बस आपको। अब आप क्या करेंगे, चलिए अच्छा पहले नाम डाल देते हैं O, ये हमने A मान लिया, B, C, D और इसका नाम रख देते हैं E, इसका नाम F रख दो आप। इसको भी कुछ नाम देना चाहिए क्या, हटाओ रहने दो, चलो G नाम दे देते हैं इसको। अब हमारा रिक्वायर्ड क्षेत्र कौन सा होगा जिसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है, तो कर्व से घिरा हुआ होना चाहिए और x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 पाई तक आना चाहिए आपका एरिया। समझ आ रहा है आपको, ये होना चाहिए। तो देखो कौन से एरिया की हम बात कर रहे हैं, यहां पर तो ये हो गया, आप देखें कर्व से नीचे है, x इज इक्वल टू 0 के इधर भी पड़ता है, एक ये वाला एरिया भी बेटा आएगा, ये देखिए ये भी है और एक इतना और आएगा, इसके आगे का हिस्सा नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हमें x इज इक्वल टू 0 से केवल कहां तक जाना था, x इज इक्वल टू 2 पाई तक ही तो जाना था, इसके इधर नहीं जाना, उसके उधर भी नहीं जाना। तो हमें सिर्फ इसका चाहिए, इसका चाहिए और इसका चाहिए एरिया, बस इतने से इतने का आपको टोटल एरिया पता लगाना रहेगा, ठीक रहेगा। अब कैसे पता लगाएंगे, अभीष्ट क्षेत्र कौन सा होगा आपका, अभीष्ट क्षेत्र हटाइए, नाम नहीं लिखेंगे हम, यहां लिखे दे रहे हैं रेखांकित भाग। रेखांकित भाग कहां है, ये भी है, ये भी है और ये भी रेखांकित भाग है, ठीक है। अब हमको इसका क्षेत्रफल पता लगाना है, अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे पता लगाएंगे। देखिए वैसे तो इसके लिए हमारे पास मेथड है कई, आप ध्यान से देखो। एक मेथड तो ये है बेटा, गौर से देखिएगा, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा अगर जोड़ दिया जाए, सोचो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा ये इधर लाके ऐसा जोड़ दिया जाए तो ऐसा ही यहां भी बन जाएगा। समझ आ रहा है कुछ आपको, या ये टुकड़े को आप उठा के लेते जाओ और इसके बगल में यहां जोड़ दो जाके, तो जैसा ये यहां बना है वैसा ही यहां बन जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करें, एक का निकाल लें और उसका डबल कर दें तो इसका और इसका दोनों का आ जाएगा। हमको पूरे का चाहिए, देखें थोड़ा फिर से ध्यान से समझिए। आपको हमने क्या बताया, इसको आप उठा ले जाओ यहां रख दो, तो एक आकृति जैसे ये नीचे की तरफ दिख रही है आपको, वैसा इसको और इसको मिला के यहां दिख जाएगी आपको, और फिर उसका एरिया पूरा निकाल लो और डबल कर दो तो वो और ये दोनों आ जाएंगे। एक तो ये तरीका है, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा आपके लिए। एक तरीका ये भी है, ऐसा अगर मैं लाइन खींचूंगा तो ऐसा एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, तो हम एक पार्ट का निकालें 4 से मल्टीप्लाई करा दें तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आ रही बात आपको, आया। और एक और तरीका है, देखिए हम इसका अलग निकाल लें, इसका भी अलग निकाल लें और इसका भी अलग निकाल लें, तीनों हिस्सों को आपस में क्या कर दें तो भी हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। बुक में जो उन्होंने सॉल्व किया है वो तो तीनों को अलग अलग निकाल के सॉल्व किया हुआ है, तो आप कैसा पसंद करेंगे, एक का निकाल के 4 गुना, लेकिन तीनों वाला भी देख लो आप, उससे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक आइडिया भी आपको मिलेगा। हम उसको भी आपको बता देंगे, आप तीनों पार्ट का अलग अलग निकाल के सॉल्व करिए। क्या करेंगे, आकृति OBA का क्षेत्रफल
आकृति OBA का क्षेत्रफल प्लस देखो OBA का क्षेत्रफल, इसके बाद आकृति BCDB का क्षेत्रफल, आकृति BCDB का क्षेत्रफल प्लस लगाया, उसके बाद आकृति DFED का क्षेत्रफल, आकृति DFED का क्षेत्रफल ये हमने लिख दिया। इसमें OBAO आप कर सकते हो का क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल के हम A से लिख देते हैं। आकृति OBAO का क्षेत्रफल निकालो। OBAO इसको हम x एक्सिस की ओर से ही सॉल्व करेंगे। ऐसे ऊर्ध्वाधर पट्टियां हम बना लेते हैं और प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई dx, इसको सॉल्व करने के लिए भी हम ऐसा वर्टिकल स्ट्रिप्स ही बना लेते हैं और हर स्ट्रिप की जो विड्थ होगी वो dx, इसको सॉल्व करने के लिए भी हम ऐसा वर्टिकल स्ट्रिप्स बनाएंगे और हर स्ट्रिप की विड्थ होगी dx। सॉल्यूशन स्टार्ट करिए। OBAO का क्षेत्रफल, OBAO का क्षेत्रफल, ऊर्ध्वाधर पट्टी बनाइए तो फॉर्मूला क्या लगेगा, y इंटू dx। y कहां से लाएंगे, इस कर्व के नीचे, और ये कर्व क्या है, इस कर्व की इक्वेशन क्या है, कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू cos x। तो यहीं से नोट कर देंगे y की वैल्यू। लिमिट बताइए इस क्षेत्र की, ये क्षेत्र x एक्सिस पे हमने देखा यहां से यहां तक है बस। सो फ्रॉम 0 टू π/2, फ्रॉम 0 टू π/2। मॉड लगाना चाहिए क्या, मॉड लगाना है नहीं लगाना है, नहीं लगाना है क्योंकि x एक्सिस के ऊपर है। अगली आकृति पे आइए, आकृति BCDB का क्षेत्रफल, BCDB का क्षेत्रफल, इंटीग्रेशन ऑफ फिर से वही y dx, और ये भी तो इस कर्व के अंदर का ही एरिया है तो वहीं से y ले लेंगे हम। लिमिट बताइए इस क्षेत्र की, x अक्ष पर ही चलना है, यहां से यहां तक है ये, तो π/2 से 3π/2, π/2 से लेकर के 3π/2, और क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है वो x अक्ष के नीचे पड़ता है इसलिए इसमें हमको मॉडुलस लगाना ही पड़ेगा, आप बच नहीं सकते इससे। आप नहीं लगाओगे तो फिर आंसर नहीं आएगा, आपका मिस्टेक हो जाएगी आपसे। आकृति DFED का निकालो, DFED का क्षेत्रफल, इसमें भी वही कर्व के नीचे का एरिया है तो वही इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू dx। लिमिट्स बताइए, x एक्सिस पे यहां से यहां तक है, 3π/2 से 2π तक, 2π तक, 3π/2 से 2π तक। और इसमें मॉड लगाना है क्या, नहीं लगाना क्योंकि ये y एक्सिस सॉरी x एक्सिस के ऊपर है। अब सब जगह y की वैल्यू अप्लाई कर दीजिए, cos x इंटू dx फ्रॉम 0 टू π/2। और याद रखिएगा यहां पर जो आंसर आएगा सॉल्व होके वो किसका एरिया आएगा, किसका एरिया आएगा, OBAO का, OBAO का। लास्ट में हम चेक करेंगे कि क्या इसका 4 गुना करने से आंसर आता, तो दोनों काम आपके एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। प्लस मॉड्यूलस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx फ्रॉम π/2 टू 3π/2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx फ्रॉम 3π/2 टू 2π। cos x का इंटीग्रल सबको मालूम है, sin x होता है। लिमिट्स फ्रॉम 0 टू π/2 प्लस मॉडुलस लगा दिया, cos x का इंटीग्रल sin x फ्रॉम π/2 टू 3π/2 प्लस अगेन इंटीग्रल ऑफ cos x इज sin x
फ्रॉम 3π/2 टू 2π, ठीक है, ऐसे। अब इसको और कैलकुलेट कर लीजिए आप, लिमिट अप्लाई करनी है। पहले x की जगह पर अपर लिमिट लिखेंगे माइनस लोअर लिमिट, तो बेटा यहां पर क्या मिलेगा, sin π/2 माइनस sin 0, इसका हो गया, प्लस लगाया हमने, मॉड्यूलस, इसमें भी लिमिट अप्लाई करनी है, sin 3π/2 माइनस sin π/2, और आगे चले प्लस, इसमें भी लिमिट अप्लाई करिए, sin 2π माइनस sin 3π/2। अब थोड़ा सा और कैलकुलेशन है, बस आंसर आपका आ जाएगा। a इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, sin π/2 की वैल्यू 1 माइनस sin 0 की वैल्यू 0, तो 1 माइनस 0। आप चाहें तो मैं अच्छा लिख देता हूं एक बार आपको, ताकि कंफ्यूजन मत हो। sin 3π/2 की वैल्यू, sin 3π/2, sin 270 माइनस 1, माइनस sin π/2 1 लिख दिया हमने यहां पे। आगे चले, प्लस लगाया, sin 2π इज 0 माइनस sin 3π/2 इज माइनस 1। बेटा जब वो माइनस 1 लिखेंगे तो वो इसको क्या कर देगा, प्लस, ये 1 बचा, प्लस -1 एंड -1 दे विल मीट टुगेदर एंड बिकम -2, लेकिन जब मॉड से बाहर आएगा ये +2 बनकर आ जाएगा, +1। इस तरह से a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 स्क्वायर यूनिट। अब चेक करना बाकी है अभी हमको, क्या चेक करना चाहते थे आप, कि इसका एरिया निकालो और 4 टाइम्स कर दो, तो इसका एरिया कितना आया है, देखो इससे आ रहा था, और इसकी वैल्यू सॉल्व होके कितनी आई है, 4 गुना करो इसका, आ जाएगा उससे 4। तो इस तरह से आई हैव किल्ड 2 बर्ड्स विथ 1 एरो, जिसे आप बोलते हैं कि एक पंथ से 2 काम करने, ऐसा कुछ होता है। तो एक रास्ते में 2 काम करना क्या है, कि हमने आपको वो मेथड भी सिखा दिया, देखो बेसिक वाला, और ये भी चेक करवा दिया कि इसका 4 टाइम्स करने से आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है आपको, नहीं आ पाया बेटा, आ गया तो आप इसे नोट कर लीजिए। और आज हम मैथमेटिक्स में इतना ही रखते हैं, ठीक है, थैंक यू।